बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 7। निज़ामुल मुल्क की हवेली में एक रोज़ खुद निज़ामुल मुल्क, उसका बेटा मोइनुल मुल्क, दूसरा बेटा गाजियुल मुल्क, हैदर बेग, शहाबुद्दीन और कावर्द खान बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि घर का एक खादिम दीवान खाने के दरवाजे पर नमूदार हुआ और निज़ामुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, दहली से एक शख्स आया है, वो आपके लिए कोई जरूरी पैगाम रखता है, अगर आप कहें तो मैं उसे यहीं ले आऊं। उन अल्फाज पर सब चौंक से गए थे। निज़ामुल मुल्क बेचैन सा हो गया था। कहने लगा, उसे फौरन यही दीवान खाने में ले आओ। वो खादिम वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक शख्स को अपने साथ लाया। जब वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो सबने पुरजोश अंदाज में उसे मुसाफा किया। निज़ामुल मुल्क ने उसे अपने करीब बिठा लिया। लम्हा भर के लिए सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहता था कि आने वाला उससे पहले ही बोल उठा, मुझे मोहतरम अमीन खान ने आपकी तरफ रवाना किया है। दोनों बादशाहगर भाई अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ अमीन खान और मोहम्मद शाह के खिलाफ हरकत में आ चुके हैं। बादशाहगरों ने मोहम्मद शाह पर दबाव डाला था कि वो फिलफौर अमीन खान को वजारत के मनसब से अलहदा कर दे। मोहम्मद शाह ऐसा नहीं चाहता, इसलिए इस सिलसिले में उसने अपनी दादी से मशवरा किया। दादी ने यह मशवरा दिया कि इस सिलसिले में बादशाहगरों से कुछ मोहलत मांगो। साथ ही उस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मोहम्मद शाह की दादी मेहर परवर अमीन खान के पास गई और पूरे हालात से उसे आगाह किया। अमीन खान ने मेहर परवर को तसल्ली दी कि हालात खराब नहीं होंगे, बेहतरी ही होगी। अब मोहतरम अमीन खान ने मुझे आपकी तरफ रवाना किया है कि अगर आपके पास इतनी ताकत और कुव्वत हो कि दहली की तरफ कूच करके हालात को संभाला दे सके तो फिर दहली की तरफ कूच करने में ताखीर से काम ना ले। अगर ऐसा किया गया तो बादशाहगरों के हाथों मोहम्मद शाह और खुद मोहतरम अमीन खान की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये अल्फाज सुनकर शहाबुद्दीन और कावर्द खान का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया था। उस मौके पर शहाबुद्दीन बर्दाश्त ना कर सका। कासिद की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर इन बादशाहगरों ने मेरे दादा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कसम खुदावंदे कुद्दूस की, मैं इन दोनों को वहां पहुंचाऊंगा जहां से इनकी किसी को खैरो खबर भी दरियाफ्त ना होगी। मैं इन्हें ऐसी जिल्लत की मौत मारूंगा कि ये आने वाली नस्लों के लिए इबरत खेजी का सामान बन जाएंगे। अगर मेरे दादा को इनके हाथों जरा सा भी नुकसान हुआ तो फिर। शहाबुद्दीन यहीं तक कहने पाया था कि निज़ामुल मुल्क ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसे खामोश कराया। फिर कहने लगा, शहाबुद्दीन, मैं तेरे जज्बे की कदर करता हूं, पर मेरे बच्चे ये भी तो सोच, अमीन खान अगर तेरा दादा है तो मेरा चचा है। अगर उसे किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कसम अल्लाह पाक की, मैं वो इंकलाब, वो तूफान खड़ा करूंगा जिसके सामने ये बादशाहगर तिनकों की तरह उड़ते दिखाई देंगे। अगर इन्होंने मेरे चचा को हटाने के लिए मोहम्मद शाह को 1 महीने की मोहलत दी है तो इस 1 महीने के अंदर मैं इन बादशाहगरों को दिन के वक्त तारे दिखा दूंगा। फिर निज़ामुल मुल्क यानी कमरुद्दीन ने आने वाले कासिद की तरफ देखा और उसे मुखातिब किया, तू थका हारा होगा। इस बिना पर निज़ामुल मुल्क अपनी बात पूरी ना कर सका, इसलिए कि कासिद बोल पड़ा और कहने लगा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं बिल्कुल थका हारा नहीं हूं। मैं यहां कयाम नहीं करूंगा, इसलिए कि मोहतरम अमीन खान ने मुझे वापिस आकर सूरत हाल से आगाह करने के लिए कहा था। मैं एक मंजिल पीछे आराम कर चुका हूं। जो पैगाम आप मुझे देंगे वो पैगाम मैं आज ही लेकर वापसी का सफर कर लूंगा। निज़ामुल मुल्क मुस्कुराया और कहने लगा, लेकिन इस तरह तुम हमें तो मेजबानी का मौका ना दोगे। देखो तुम्हें। कासिद फिर बोल उठा, आप बेफिक्र रहें, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो पैगाम मोहतरम अमीन खान को देना चाहते हैं वो कहें। उस पैगाम को लेकर मैं आंधी और तूफान की तरह वापस जाना चाहता हूं, इसलिए कि दहली के हालात अब दिन ब दिन बादशाहगरों की वजह से मखदूश होते जा रहे हैं। उनके हाथों किसी की ना जान महफूज है और ना किसी की आबरू इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कासिद के उन अल्फाज पर निज़ामुल मुल्क के चेहरे पर गुस्से के आसार और पेशानी पर सिलवटें पड़ गई थी। कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर वापस जाकर मेरे चचा से कहना कि अनकरीब बादशाहगरों की तवज्जो मोहम्मद शाह और मेरे चचा अमीन खान से हटकर दक्कन की तरफ हो जाएगी। उन्होंने जो मोहम्मद शाह और मेरे चचा अमीन खान को 1 महीने की मोहलत दे रखी है, वह उस मोहलत को बिल्कुल ही भूल बैठेंगे और दूसरों की जान लेने की बजाय
खुद उन दोनों को अपनी जानों के लाले पड़ जाएंगे। दक्कन में जो उनके बेशुमार अहले खाना बैठे हुए हैं, उन्हें उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हिफाजत की फिक्र लाहक हो जाएगी। निज़ामुल मुल्क के उन अल्फाज के साथ ही कासिद मुस्कुराया, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मोहतरम निज़ामुल मुल्क, मैं रुकूंगा नहीं। खुदावंदे कुद्दूस की कसम, जो रद्द अमल मैंने अपने मन में ठान रखा था उसका इजहार आपने कर दिया है। अब मैं मुतमईन हो गया हूँ और जो पैगाम आप दे रहे हैं, ये पैगाम सुनकर अमीन खान और मोहम्मद शाह भी यकीनन मुतमईन और बेफिक्र हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत दे, मैं रुखसत होऊंगा। मैं यहाँ कयाम नहीं करूंगा, इसी में हम सब की बेहतरी है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे रोकिएगा नहीं। निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। सब कासिद को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आए। जब कासिद चला गया तब हवेली के दरवाजे पर खड़े ही खड़े निजामुल मुल्क अपने बेटे मोइनुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगा, मोइनुल मुल्क, मेरे बेटे, तुम जरा मेरे साथ आओ। दोनों बाप बेटा मुस्तकर की तरफ जाते हैं। मेरे बच्चे, अब हम सब के इम्तिहान का वक्त आ गया है। मुस्तकर में जाकर लश्कर की तैयारी का हुक्म देते हैं। मेरे बच्चे, जिस मकसद के लिए मैंने यह लश्कर तैयार किया था, अब वो वक्त हमारे सरों पर आन पहुंचा है और उस लश्कर से हम खूब काम लेंगे। निजामुल मुल्क के उन अल्फाज के जवाब में उसका बेटा मोइनुल मुल्क थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। याद रहे, ये वही मोइनुल मुल्क है जो बाद में पंजाब का हाकिम भी मुकर्रर किया गया, और ये वही मोइनुल मुल्क है जिसे तारीख के औराक में मीर मन्नू का भी नाम दिया गया। वही मीर मन्नू जिसने मानपुर की होलनाक जंग में अहमद शाह अब्दाली जैसे नायाब सिपह सालार को पसपा होने पर मजबूर कर दिया था, और तारीख के औराक में इसी मोइनुल मुल्क यानी मीर मन्नू को मानपुर का सुरमा तस्लीम किया गया था। बहरहाल अपने बाप के उन अल्फाज के जवाब में मोइनुल मुल्क यानी मीर मन्नू मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, मैं तो इस वक्त का आपसे भी ज्यादा बेचैनी और बेताबी से इंतजार कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि इस लश्कर को हरकत में लाने का मौका आया है जो हमने तैयार कर रखा है। अब दुनिया देखेगी कि इन बादशाहगरों के खिलाफ निजामुल मुल्क और उसके बेटे और अजीजो अकारिब कैसे हरकत में आते हैं। उसके साथ ही निजामुल मुल्क ने शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन शहाबुद्दीन बोल उठा, आप सिर्फ मेरे भाई मीर मन्नू को नहीं ले जा सकते, हम सब भी आपके साथ जाएंगे, इसलिए कि हम हवेली में बैठकर क्या करेंगे। इसके अलावा जो लश्कर यहाँ से कूच करेगा उसमें मैं नहीं जानता आपके अलावा कौन कौन शामिल होंगे, लेकिन मैं और कावर तो उसमें जरूर शामिल होंगे। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर निजामुल मुल्क ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अच्छा, पहले तो सब मेरे साथ आओ, सब मुस्तकर में चलते हैं, लेकिन यहाँ भी तो किसी को रुकना है। फिर चंद लम्हों की सोच विचार के बाद निजामुल मुल्क खुद ही अपने बेटे गाजिउल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, गाजिउल मुल्क, मेरे बच्चे, मैं और बाकी सब आने वाली शब को लश्कर के साथ कूच कर जाएंगे। बेटे, तुम यहीं रहो, यहाँ के हालात पर गहरी नजर रखो, घर के हालात को मेरी गैर मौजूदगी में तुम संभाले रहोगे। अब जवाब में कोई पसो पेश ना करना, मेरे साथ जाने पर इसरार ना करना। बेटे, इसी में हम सब की बेहतरी है। निजामुल मुल्क के उन अल्फाज पर गाजिउल मुल्क ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर सब हवेली से निकलकर मुस्तकर की तरफ चले गए थे। निजामुल मुल्क ने आखिरकार अपने लश्कर के साथ कूच किया। शुमाल का रुख करते हुए उसने बड़ी बर्क रफ्तारी से पेशकदमी शुरू की। दरियाए नर्मदा को अबूर करने के बाद सबसे पहले उसने खानदेश का रुख किया। ये सारा इलाका छोटे बादशाहगर हुसैन अली की अमलदारी ख्याल किया जाता था, इसलिए कि माजी में उसे उन सारे इलाकों का हाकिम मुकर्रर किया गया था, लेकिन दहली की साजिशों में शिरकत करने के लिए उसका कयाम दहली में जरूरी था। लिहाजा हुसैन अली ने अपनी तरफ से उन इलाकों का हाकिम अपने एक अजीज और रिश्तेदार को बना रखा था, और वह उस सारे इलाके की देखभाल करता था और सारे हालात की खबरें दहली में हुसैन अली तक पहुंचाता रहता था। इसके अलावा हुसैन अली ने अपने उस इलाके में दो बड़े बड़े लश्कर हालात का मुकाबला करने के लिए रखे हुए थे। एक लश्कर बुरहानपुर में था जिसकी कमांदारी सफदर अली के हाथ में थी, और दूसरा लश्कर बिरार के इलाके में था जिसे बालापुर भी कहते हैं, और बालापुर में जो लश्कर था उसकी कमांदारी आलम अली के हाथ में थी, और ये दोनों बादशाहगरों के अजीजो अकारिब और रिश्तेदार थे। इसके अलावा बुरहानपुर में दोनों बादशाहगरों की मां ने भी कयाम किया हुआ था। वो खुद भी उन इलाकों की सियासत और उन इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लिया करती थी। इस तरह गोया बादशाहगरों ने अपने खानदान के ज्यादातर अफराद को दक्कन ही में मुकीम किया हुआ था। उनका ख्याल था कि जब तक वो दहली में बादशाहगर की हैसियत से हैं, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
अगर कभी हालात दिल्ली में उनके खिलाफ हो भी गए तो वो वहां से उठकर दक्कन जाएंगे। दक्कन में क्योंकि उनके पास अच्छी खासी अस्करी ताकत और कुव्वत होगी, लिहाजा कोई भी दुश्मन दक्कन में दाखिल होकर उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना ना बना सकेगा। इसी बिना पर बालापुर और बुरहानपुर में उन्होंने 2 बड़े बड़े लश्कर रखे हुए थे। उन 2 बड़े लश्करों के अलावा एक खासा बड़ा लश्कर खानदेश में था और खानदेश के किले में बादशाह गरों ने अपने एक अजीज रिश्तेदार को हाकिम मुकर्रर कर रखा था, जो जंग का वसी तजर्बा रखता था और उसके तहत उन इलाकों की हिफाजत के लिए उसके पास खासी बड़ी अस्करी कुव्वत भी थी। निजामुल मुल्क ने दरियाए नर्मदा को अबूर करने के बाद पहले खानदेश ही का रुख किया था। खानदेश में जो बादशाह गरों का हाकिम और कमांडर था, उसे जब खबर हुई कि निजामुल मुल्क एक लश्कर लेकर खानदेश पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तब उसने कासिद को पैगाम देकर निजामुल मुल्क की तरफ रवाना किया। निजामुल मुल्क अभी खानदेश से कई मील दूर था कि खानदेश के हाकिम का कासिद उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त निजामुल मुल्क एक जगह अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। जब निजामुल मुल्क को बताया कि खानदेश के हाकिम की तरफ से एक कासिद उसकी तरफ आया है, तो उसने कासिद को लाने के लिए कहा। कासिद को जब उसके सामने पेश किया गया तो निजामुल मुल्क ने बड़ी नरमी से उसे मुखातिब करके पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने मेरी तरफ रवाना किया है। कासिद ने गौर से निजामुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो पैगाम मैं आपके लिए लाया हूं, अगर उसमें कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ हो तो मुझे माफ रखिएगा, इसलिए कि इस पैगाम में मेरा कोई जाती हिस्सा नहीं है। मैं तो फकत एक कासिद और पैगाम रसा हूं। खानदेश के हुक्मरान ने जो पैगाम मेरे जिम्मे लगाया है, मैं उसे आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस पैगाम में कोई नागवार बात हो तो आप मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना कीजिएगा। अगर मैं ये पैगाम आपके पास लाने से इनकार कर देता तो खानदेश का हाकिम यकीनन मेरी गर्दन काट देता। इस बिना पर अपनी जान को महफूज रखने के लिए मैं उसका ये पैगाम आप तक लाने के लिए बेबस और मजबूर था। कासिद के उन अल्फाज पर निजामुल मुल्क मुस्कुराया और कहने लगा, देखो, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैंने कब कहा कि तुम अपनी जिम्मेदारी पर मेरे पास कोई पैगाम लेकर आए हो? तुमने जो बात कहनी है वो खानदेश के हाकिम की ही होगी। अगर उस पैगाम में जो तुम लेकर आए हो कोई कड़वी और नापसंदीदा बात भी हुई तो उसकी सजा खानदेश के हाकिम को मिलेगी। तुमसे कोई बाजपुर्स नहीं की जाएगी। बस जो पैगाम तुम्हें खानदेश के हाकिम ने दिया है वो सुनाओ ताकि मैं जानूं वो क्या कहता है। कासिद ने अपने होठों पर जबान फेरी, फिर सहमे सहमे से अंदाज में कहने लगा, पहले तो खानदेश के हाकिम ने आपके खिलाफ इंतहाई बुरे और बेहुदा और नाकाबिले बर्दाश्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिन्हें मैं अपनी जबान पर लाने की जुर्रत और जसारत नहीं कर सकता। उसके बाद उसने आपके नाम ये पैगाम दिया कि जिस तरह आपने अपने लश्कर के साथ दरियाए नर्मदा को अबूर करके खानदेश का रुख किया है, उसी तरह खामोशी से कान लपेटकर दरियाए नर्मदा से दूसरी तरफ चले जाएं और जो इलाके इससे पहले आपकी अमलदारी के लिए छोड़े गए थे वहीं जाकर कयाम कर लें और उन इलाकों की आमदन खाते रहें। खानदेश के हाकिम ने यह तनबीह भी की थी कि अगर आप अपने लश्कर के साथ उसका कहा मानते हुए दरियाए नर्मदा के उस पार ना गए तब वो खानदेश से अपने लश्कर के साथ निकलेगा और फिर आपके लश्कर पर हमलावर होकर बहुत सौ को मौत के घाट उतार देगा, बहुत सौ का ताकुब करते हुए उन्हें दरियाए नर्मदा में डूब मरने पर मजबूर कर देगा। लिहाजा उसने मजीद कहा कि बेहतरी इसी में है कि अपने लश्करियों को ना कटवाओ और ना ही उनमें से बहुत सौ के दरियाए नर्मदा में डूब मरने का बाइस बनो। उसके बाद कासिद रुका, दम लिया, दोबारा निजामुल मुल्क को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मोहतरम कमरुद्दीन, खानदेश के हाकिम ने आपके लिए मजीद कहा था कि अपने इलाकों से निकलकर दरियाए नर्मदा को अबूर करके इस गलत फहमी में ना रहना कि खानदेश पर हमलावर होने के बाद तुम हुसैन अली और हसन अली पर काबू पाने में कामयाब हो जाओगे। इस वक्त दरियाए नर्मदा के उस तरफ ऐसे लश्कर मुकीम है जो दरियाए नर्मदा तो एक तरफ जनूब के समंदर तक तुम्हारा उस वक्त तक ताकुब करेंगे जब तक तुम्हारा खात्मा नहीं कर दिया जाता। उसने धमकी दी थी कि इस वक्त सिर्फ वो लश्कर जो खानदेश में कयाम किए हुए हैं वही तुमसे निमटने के लिए काफी है और वो तुम्हें दरियाए नर्मदा के उस तरफ टिकने नहीं देगा। इसके अलावा हुसैन अली के वो लश्कर जिन्होंने इस वक्त सफदर अली और आलम अली की सरकर्दगी में बुरहानपुर और बालापुर में कयाम किया हुआ है, उन्हें जब तुम्हारी इस जुर्रत और जसारत की खबर होगी तो जिन इलाकों में तुमने इस वक्त कयाम कर रखा है और जो तुम्हारी अमलदारी में है तुम्हें वो उससे भी महरूम कर देंगे। लिहाजा तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि गर्दन खम करते हुए वापस दरियाए नर्मदा के उस पार चले जाओ। यहां तक कहने के बाद कासिद जब खामोश हुआ तब निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब करके कहने लगा,
यही पैगाम है या कुछ और भी है? जवाब में वो कासिद फिर कपकपाती हुई आवाज में कहने लगा, जो पैगाम मुझे दिया गया था वो मैंने आपसे कह दिया है, अब मजीद मेरे पास कुछ नहीं है। निजामुल मुल्क ने कासिद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो पैगाम तुम लेकर आए हो उसका मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि तुम तो सिर्फ कासिद हो, तुम्हारा काम पैगाम पहुंचा देना है। जो पैगाम तुम लेकर आए हो उसका जवाब भी मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लश्कर में कयाम करना चाहते हो तो तुम्हारे क़याम ताम का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। मैं आज रात के वक्त यहाँ से कूच करूंगा और जो पैगाम तुम लेकर आए हो उसका जवाब मैं खानदेश के हाकिम को अपने सामने पेश करके दूंगा और फिर उससे जवाब तलबी करूंगा कि जो पैगाम तुमने मुझे दिया था वो किस बरते, किस जुर्रत और जसारत की बिना पर दिया था। निजामुल मुल्क के खामोश होने पर कासिद बेचारा सहमे सहमे अंदाज में कहने लगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊं। मोहतरम निजामुल मुल्क, मैं वापस खानदेश जाऊंगा। आपके अतवार मुझे बताते हैं कि आप खानदेश पर कब्जा किए बगैर नहीं रहेंगे। अगर आने वाले दिनों में खानदेश पर आपका कब्जा हो जाए तो मैं पहले ही आपसे अमान तलब करता हूँ। क्या आप मुझे और मेरे अहले खाना को अमान देते हैं? कासिद के उन अल्फाज पर निजामुल मुल्क मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारी जबान मुबारक हो। मैं जब खानदेश पर काबिज होऊंगा तो याद रखना, सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे अहले खाना ही को नहीं, खानदेश के सब रिहायशियों को अमान दूंगा। सजा सिर्फ उन्हें मिलेगी जो बादशाह गरों का साथ देते हुए उनकी हिमायत में हमारे साथ जंग आजमा होने की कोशिश करेंगे। अब तुम जा सकते हो। उसके साथ ही वो कासिद वहां से हटा और वहां से कूच कर गया था। आने वाली शब को निजामुल मुल्क ने भी अपने लश्कर के साथ एक बार फिर खानदेश की तरफ पेशकदमी की थी। खानदेश में जो बादशाह गरों की तरफ से हाकिम था उसने भी चारों तरफ अपने मुखबिर फैला रखे थे, और जब उन मुखबिरों ने उसे इत्तला दी कि निजामुल मुल्क अपने लश्कर के साथ खानदेश के नवाह में पहुंचने वाला है, तब खानदेश का हाकिम अपने लश्कर के साथ शहर से निकला और शहर से बाहर खुले मैदानों में उसने निजामुल मुल्क की राह रोकने के लिए पड़ाव किया था। निजामुल मुल्क अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा और खानदेश के लश्कर के सामने उसने पड़ाव कर लिया था। अगले रोज दोनों लश्करों ने एक दूसरे से टकराने के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। उसके साथ ही दोनों लश्करों में तबल और दूसरे आलाते मौसीकी लश्करियों का जोशो जज्बा बढ़ाने के लिए बजाना शुरू कर दिए गए थे। फिर देखते ही देखते ये दोनों लश्कर सुलगते धारों की रवानगी, वहशतों के रक्स की तरह एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे। हर कोई आसमान पर कमंद डालते हुए तेज तुंद हवाओं के तमाचों की तरह एक दूसरे पर वारिद होने लगा था। मैदान जंग निगाहे खुर्शीद की तरह तप गया था। खानदेश के हाकिम के लश्कर की तादाद क्योंकि ज्यादा थी, लिहाजा उसे अपनी तरफ से पूरा एतमाद और भरोसा था कि खानदेश के नवाह में निजामुल मुल्क को शिकस्त देकर मार भगाएगा। लेकिन शायद कुदरत कुछ और ही फैसले कर चुकी थी, इसलिए कि वक्त की आंख ने देखा, थोड़ी देर की जंग के बाद निजामुल मुल्क ने खानदेश के लश्कर पर छाना शुरू कर दिया था। दरअसल निजामुल मुल्क ने अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा अपने पास रखा, दूसरा हिस्सा अपने बेटे मीर मन्नू की कमानदारी में दिया था, तीसरा हिस्सा हैदर बेग के पास था, चौथा शहाबुद्दीन और पांचवा कावर्द खान की सरकर्दगी में था। और उन सारे कमानदारों ने अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ एक तरह से खानदेश के लश्कर का घेराव कर लिया था, और अब वो तीन अतराफ से हमलावर होते हुए खानदेश के लश्कर को बुरी तरह काटने लगे थे। खानदेश के हाकिम ने जब महसूस किया कि जिस तरह तीन अतराफ से उसके लश्कर का कत्लेआम शुरू हो चुका है और निजामुल मुल्क के लश्करी बड़ी तेजी से उस पर छाते जा रहे हैं, अगर ऐसा ही समा मजीद कुछ देर जारी रहा तो उसके लश्कर का काम तमाम होकर रह जाएगा। लिहाजा उसने अपने लश्कर में पसपाई का ऐलान कर दिया और भागकर खानदेश के किले में महसूर होना चाहा। लेकिन लगता था कि निजामुल मुल्क और उसके साथी सालारों ने उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पहले से ही लाहे अमल तैयार कर रखा था। जो ही खानदेश का लश्कर पसपा हुआ और उसने चाहा कि भागकर खानदेश में महसूर हो जाए, निजामुल मुल्क भी अपने लश्कर के साथ उसके पीछे पीछे था। जो ही खानदेश का लश्कर शहर में दाखिल हुआ, निजामुल मुल्क भी उनके पीछे पीछे शहर में दाखिल हो गया। शहर के अंदर थोड़ी देर के लिए टकराव हुआ और खानदेश के जिन लश्करियों ने राह रोकने की कोशिश की, निजामुल मुल्क के लश्करियों ने उन्हें काट कर रख दिया। जो बाकी बचे वो भाग खड़े हुए और अपने अपने घरों में जाकर दुबक गए। खानदेश के हाकिम को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। खानदेश के लोग सहम गए थे, डर गए थे। उन्हें यह अंदेशा था कि खानदेश क्योंकि बादशाह गरों का गढ़ और मरकज ख्याल किया जाता था, लिहाजा लोगों का खदशा और खौफ अपनी जगह दुरुस्त था
कि कहीं खानदेश को फतह करने और उस पर कब्जा करने के बाद निजामुल मुल्क खानदेश में लोगों के कत्लेआम का हुक्म भी ना दे दे। लेकिन निजामुल मुल्क ने जल्द ही लोगों के खदशात को रफा कर दिया था, इसलिए कि खानदेश में जिन मुसल्लह जवानों ने मुजाहमत की थी, निजामुल मुल्क ने पहले उनका खात्मा किया। उसके बाद वो मुसल्लह जवान जो मुजाहमत तर्क करके अपने घरों में दुबक गए थे, उनसे कोई भी तारुज ना किया गया था। उसके बाद निजामुल मुल्क ने शहर के अंदर मुनादी करा दी थी कि खानदेश के हर फर्द की जानो माल की हिफाजत की जाएगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साथ ही अपने लश्कर के अंदर यह भी ऐलान करा दिया था कि जो लश्करी खानदेश के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या कहीं भी लूटमार की वारदात में मुलविस पाया गया तो उसे सख्त तरीन सजा दी जाएगी। इस तरह फातेह की हैसियत से निजामुल मुल्क खानदेश में दाखिल हो गया था। उसके बाद उसके सामने खानदेश के हाकिम को, जो एक तरह से वहां छोटे बादशाहगर का नायब था, पेश किया गया। जब वो निजामुल मुल्क के सामने गया तो कुछ देर तक निजामुल मुल्क उसे बड़े गौर से देखता रहा। निजामुल मुल्क के इस तरह देखने से वो खौफ और डर के मारे पसीना पसीना होकर रह गया था। उसकी यह हालत देखते हुए निजामुल मुल्क मुस्कुराया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, तूने मेरी तरफ अपने एक कासिद के जरिए जो धमकी आमेज पैगाम भिजवाया था, क्या तुझे अपने उस पैगाम का मजमून याद है या वो तूने किसी और से लिखवाकर मेरी तरफ रवाना कर दिया था? निजामुल मुल्क के उन अल्फाज पर वो और ज्यादा परेशान हो गया था। जब उसने कोई जवाब ना दिया तब निजामुल मुल्क बड़े धीमे लहजे में कहने लगा, देख, मैं खानदेश फतह कर चुका हूं। इस मौके पर अगर मैं चाहता तो तेरे उस पैगाम का जवाब अमली सूरत में दे सकता था, और वो ये हो सकता था कि मैं अपनी तलवार निकालता और तुझ पर बरसाते हुए ये कहता कि ये तेरे उस धमकी आमेज खत का जवाब है। लेकिन तूने अगर मेरे मुतालिक बुरा सोचा था तो मैं तेरे मुतालिक बुरा नहीं सोचूंगा, इसलिए कि शरीफ आदमी का शेवा यह है कि जब गधा उसे लात मारता है तो वो जवाब में गधे को लात नहीं मारता, अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट जाता है। मैं तेरे कत्ल का हुक्म नहीं दूंगा, मैं तुझे जिंदान में डाले जाने का हुक्म देता हूं, इसलिए कि खानदेश में हाकिम की हैसियत से तूने बहुत से लोगों पर मजालिम किए थे और तेरा जिंदान में डाला जाना तेरे उन स्याह अमाल की सजा होगी। उसके साथ ही निजामुल मुल्क के कहने पर उसे वहां से हटा लिया गया था। खानदेश पर कब्जा मजबूत और मुस्तहकम करने के बाद निजामुल मुल्क ने वहां अपना एक हाकिम मुकर्रर किया। इतनी देर तक उसके लश्कर ने भी सुस्ता लिया था। जंग के दौरान जो जख्मी हुए थे वो भी अपने जख्मों से निजात पा चुके थे। अब निजामुल मुल्क अपने लश्कर के साथ फिर हरकत में आया और खानदेश से उसने बुरहानपुर का रुख किया था। बुरहानपुर में उस वक्त बादशाहगरों की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत थी। बुरहानपुर में बादशाहगरों की मां ने कयाम किया हुआ था। इसके अलावा बादशाहगरों का एक करीबी अजीज और रिश्तेदार सफदर अली था, जिसे वो अपनी ताकत और कुव्वत का सिपह सालार तस्वुर करते थे। उसने भी एक बहुत बड़े लश्कर के साथ बुरहानपुर में कयाम किया हुआ था। खानदेश की फतह और उसके हाथ से निकल जाने की खबर बुरहानपुर में सफदर अली को भी हो चुकी थी, लेकिन उसने उस हादसे को कोई अहमियत ना दी, इसलिए कि अभी बादशाहगरों के दो बड़े लश्कर निजामुल मुल्क की राह रोकने के लिए तैयार थे। एक बुरहानपुर में खुद सफदर अली की सरकर्दगी में और दूसरा बालापुर यानी बिरार में आलम अली की कमानदारी में था। निजामुल मुल्क ने सबसे पहले बादशाहगरों के सिपह सालार सफदर अली पर जरब लगाने का फैसला किया था। निजामुल मुल्क बड़ा दाना, बड़ा दानिश्वर और जंग का वसी तजर्बा रखने वाला शख्स था। उसे खबर थी कि बुरहानपुर बादशाहगरों की ताकत और कुव्वत का मरकज और गढ़ है। वहां हमलावर होना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। लेकिन निजामुल मुल्क ये भी ठाने हुए था कि अगर उसने बुरहानपुर के नवाह में बादशाहगरों के सिपह सालार सफदर अली को शिकस्त दे दी तो बादशाहगरों की किसी भी ताकत और कुव्वत को अपने सामने जमने नहीं देगा। उन्हीं ख्यालात के तहत निजामुल मुल्क ने बड़ी बर्क रफ्तारी से बुरहानपुर का रुख किया था। दूसरी तरफ बुरहानपुर में सफदर अली को भी निजामुल मुल्क के खानदेश से बुरहानपुर का रुख करने की खबर मिल चुकी थी। सफदर अली तो सफदर अली, बादशाहगरों की मां भी बुरहानपुर में निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए लश्करियों के अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा करने लगी थी। जिस तरह खानदेश के हाकिम ने खानदेश शहर से बाहर निकलकर निजामुल मुल्क का मुकाबला किया था और नाकाम रहा था, वही तरीका अब सफदर अली ने बुरहानपुर में अपनाने का फैसला किया था। अपनी पूरी अस्करी ताकत और कुव्वत के साथ वो बुरहानपुर से चंद मील बाहर निकला और निजामुल मुल्क के वहां पहुंचने से पहले उसने वहां पड़ाव करके अपने लश्कर को पूरी तरह कील कांटे से लेस करके रख दिया था। निजामुल मुल्क बिला किसी खौफो खतर बड़ी तेजी से उन मैदानों में दाखिल हुआ जहां सफदर अली ने पड़ाव कर रखा था और ऐन सफदर अली के सामने आकर उसने पड़ाव किया था। देखने वालों की आंख ने देखा कि सफदर अली के लश्कर के मुकाबले में जो लश्कर निजामुल मुल्क के पास था उसकी कोई हैसियत ही ना थी।
इसलिए कि अददी लिहाज से निजामुल मुल्क का लश्कर बहुत ज्यादा कम था। एक दिन और एक रात दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से टकराने के लिए सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। निजामुल मुल्क जिस वक्त अपने लश्कर की तकसीम का काम सर अंजाम दे रहा था, उस वक्त अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ शहाबुद्दीन निजामुल मुल्क के पास आया। उसे मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि निजामुल मुल्क ने खुद ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरा बेटा जो अपने हिस्से के लश्कर की तरफ से अपना घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ आया है, तो इसका मतलब है कुछ चाहता है। उस मौके पर निजामुल मुल्क का बेटा मीर मन्नू भी उसके पास खड़ा हुआ था। कुछ दीगर सालार भी वहां थे। शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए निजामुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगा, आप मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए। जिस लश्कर की कमानदारी आपने मुझे सौंपी हुई है, वो कमानदारी आप मुझसे वापस ले लें। वहां किसी और को कमानदार मुकर्रर कर दें, जबकि मैं आपके साथ वस्ती हिस्से में काम करना पसंद करूंगा। उस मौके पर निजामुल मुल्क और उसका बेटा मीर मन्नू बड़े गौर से और मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन की तरफ देख रहे थे। निजामुल मुल्क से पहले ही उसके बेटे मीर मन्नू ने पूछ लिया, भाई इसकी वजह? शहाबुद्दीन ने मीर मन्नू की तरफ देखते हुए फिर कहना शुरू किया, भाई आप देखते हैं बादशाह गरों का सिपह सालार सफदर अली अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में है। मैं वस्ती हिस्से में रहते हुए उसका मुकाबला करना चाहता हूं। सफदर अली, उसका भाई आलम अली बराह रास्त मेरे बाप, मेरे चचा, मेरी चच्ची के कातिल है और उन्हीं के कुछ आदमियों ने हमारे भाई मुश्तबा खान को भी कत्ल करवाया था। लिहाजा मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो मैं इस सफदर अली को इस जंग के दौरान जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा और इसे ऐसी कड़ी सजा दूंगा जो इसके दूसरे लवाहिकीन के लिए इबरत साबित होगी। बादशाहगर अब तक जो खूनी खेल खेलते रहे हैं, जो कत्लो गारतगरी का तमाशा इन्होंने जगह जगह लगा रखा है, उस तमाशे और बर्बादी के उस रक्स का एक मरकजी किरदार ये सफदर अली भी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ख्वाहिश को ठुकराएंगे नहीं। मीर मन्नू जवाब में कुछ कहना चाहता था कि निजामुल मुल्क शफकत भरे अंदाज में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे बेटे, तेरी ख्वाहिश निजामुल मुल्क की सराखों पर तुम मेरे साथ काम करोगे। पहले ये बताओ कि जंग के दौरान तुम सफदर अली को जिंदा कैसे गिरफ्तार करोगे? उसके इर्द गिर्द उसके मुहाफिज दस्ते होंगे जिन्होंने उसे अपनी पनाह और हिफाजत में ले रखा होगा। उस तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होगा। शहाबुद्दीन ने उस मौके पर अपने घोड़े की जीन के साथ लटकती हुई कमंद की तरफ इशारा किया और कहने लगा, आप जरा जंग की इब्तदा होने दे, फिर देखिएगा मैं इस सफदर अली का क्या हशर नशर करता हूं। निजामुल मुल्क ने जवाब में कुछ सोचा, फिर कोई फैसला करते हुए अपने बेटे मीर मन्नू को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, तुम और शहाबुद्दीन दोनों ही मेरे साथ लश्कर के वस्ती हिस्से में रहोगे, लेकिन लश्कर पहले की तरह 4 हिस्सों में बंटकर अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। बेटे, शहाबुद्दीन के हिस्से के लश्कर पर किसी और को कमानदार मुकर्रर कर दो। उसके साथ ही मीर मन्नू वहां से हट गया था और शहाबुद्दीन के हिस्से के लश्कर पर एक दूसरा सालार मुकर्रर करके दोबारा वो अपने लश्कर के वस्ती हिस्से के सामने निजामुल मुल्क और शहाबुद्दीन के पास अपने घोड़े को रोककर खड़ा हुआ था। हमलावर होने की इब्तदा सफदर अली ने की थी। सफदर अली अपनी ताकत और कुव्वत के घमंड और अपनी अददी फोकियत के तकब्बुर में फंसा हुआ था। लिहाजा हमले की इब्तदा करते हुए वो फिजा के तलातुम और मौत की खोलती तमाजत की तरह निजामुल मुल्क के लश्कर पर टूट पड़ा था। निजामुल मुल्क ने भी पहले सफदर अली के जानलेवा हमले को रोका, फिर उसके बाद उसने भी जारहियत इख्तियार करते हुए सदियों के रिश्तों को काटती अजाब भरी आंधियों की तरह हमलावर होना शुरू कर दिया था। बुरहानपुर के नवाह में दोनों लश्कर बुरी तरह एक दूसरे से टकरा गए थे। हर कोई एक दूसरे को खस्ता और शिकस्ता करने की फिक्र में लग गया था। बुरहानपुर के नवाह की सूखी धरती खून से सैराब होना शुरू हो गई थी। रूहों की रेशमी डोरियां मैदान जंग के अंदर बड़ी तेजी से कटना शुरू हो गई थी। सफदर अली का ख्याल था कि निजामुल मुल्क के पास उसकी निस्बत बहुत छोटा सा लश्कर है, लिहाजा निजामुल मुल्क ज्यादा देर तक उसके सामने ठहर नहीं सकेगा, भाग खड़ा होगा और वो ताकुब करके उनका खूब कत्लेआम करेगा। लेकिन जब निजामुल मुल्क ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सफदर अली के अगले लश्कर की कई सफों का सफाया कर दिया, तब सफदर अली अपने घमंड, अपने तकब्बुर के जाल से बाहर निकलकर एक तरह से फिक्र और यास का शिकार होना शुरू हो गया था। सफदर अली क्योंकि अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में था और वस्ती हिस्से में भी वो अगली सफों में नहीं गया था, बल्कि अगली चंद सफें छोड़कर पीछे था। वो अमली तौर पर जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, अपने लश्करियों को जोरदार अंदाज में हमलावर होने के लिए उभार रहा था। दूसरी तरफ निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और शहाबुद्दीन ने भी वस्ती हिस्से पर जोर डालते हुए सफदर अली के लश्कर की कई सफों को काटते हुए
अपने और सफदर अली के दरमियान फासले को बड़ी तेजी से कम करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ कावर्द खान, शहाबुद्दीन का मामू हैदर बेग और चौथे हिस्से का सालार भी सफदर अली के लश्कर पर जानलेवा हमलों की इब्तदा कर चुके थे। जंग के दौरान शहाबुद्दीन ने जान लिया था कि सफदर अली कौन है, इसलिए कि वो चीखते चिल्लाते हुए अपने लश्करियों को हिदायत दे रहा था और उसके इर्द गिर्द उसके हिफाजती दस्ते बड़ी तेजी और सुरत के साथ सरगर्म अमल थे। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने कुछ लश्करियों के साथ सफदर अली का रुख किया था और जो लश्करी उसकी राह रोकने के लिए उसके सामने आए उन्हें बड़ी तेजी से वो काटने लगा था। मीर मन्नू ने जब यह हालत देखी कि शहाबुद्दीन अपने काम की इब्तदा करने के लिए सफदर अली से करीब तर होना चाहता है, तब उसने अपने कुछ दस्तों के साथ उस काम में शहाबुद्दीन की मदद करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ अपने लश्करियों को जंग के लिए उभारते हुए सफदर अली ने भी जान लिया था कि निजामुल मुल्क और उसके सालार उसके लश्कर के वस्ती हिस्से की अगली कई सफों को काटने के बाद उससे करीब तर होते जा रहे हैं। उस मौके पर अपने हिफाजती दस्तों को हरकत में लाते हुए जब उसने पीछे हटना चाहा तो ऐन उसी मौके पर शहाबुद्दीन उसके काफी करीब हो चुका था। फिर वक्त की आंख ने देखा, बिजली के कोंदे की तरह शहाबुद्दीन हरकत में आया। अपने घोड़े से बंधी हुई मजबूत रस्सी की कमंद लहराकर उसने फेंकी। पहली ही बार उसकी कमंद सफदर अली के गले में जा पड़ी और फिर शहाबुद्दीन ने बड़ी तेजी से अपने घोड़े को मोड़ा और वापस हो लिया। सफदर अली के हिफाजती दस्तों ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि भागकर कमंद की रस्सी को काट दे और सफदर अली को बचा ले, लेकिन शहाबुद्दीन ने इस तेजी के साथ घोड़े को भगाया था कि वो ऐसा ना कर सके। शहाबुद्दीन सफदर अली को घसीटता हुआ अपने लश्कर के अंदर ले गया था। अब सफदर अली के हिफाजती दस्ते भी बेबस थे। आगे बढ़ते बढ़ते वो रुक गए थे, इसलिए कि उनके सामने अब निजामुल मुल्क और उसका बेटा मीर मन्नू मौत का खेल खेल रहे थे। जो भी उनके सामने आता था आलम बाला को सिधारता चला जाता था। सफदर अली को काफी पीछे ले जाकर शहाबुद्दीन ने अपने 2 लश्करियों को उस पर मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो सफदर अली के हाथ पुश्त पर और पांव बांध दे। उसके साथ ही अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दोबारा निजामुल मुल्क और मीर मन्नू के साथ दुश्मन से टकराने लगा था। इधर जब सफदर अली अपने घोड़े से गिर गया और उसका घोड़ा मैदान जंग में इधर उधर भागने लगा, साथ ही एक जबान से दूसरी जबान तक ये खबर फैलना शुरू हुई कि निजामुल मुल्क के किसी लश्करी ने सफदर अली को गिरफ्तार कर लिया है और सफदर अली इस वक्त दुश्मन के पड़ाव में पहुंच चुका है। तो उस खबर ने सफदर अली के लश्करियों के हौसले पस्त कर दिए। गो अब भी वो निजामुल मुल्क के लश्कर पर अददी फोकियत रखते थे, लेकिन जी छोड़ते चले गए थे। अगली सफों के लश्करी हमलावर होने से कतराने लगे थे, सिर्फ दिफा तक महदूद हो गए थे। उस सूरत हाल को देखते हुए निजामुल मुल्क ने अपने दीगर सालारों को हुक्म दिया कि सफदर अली के लश्करी अब मैदान जंग से भागने की कोशिश करेंगे, लिहाजा उनके अतराफ में फैलकर एक तरह से उनका घेराव करते चले जाएं और अगर ये खानदेश के लश्कर की तरह मैदान जंग से भागकर और शिकस्त उठाकर बुरहानपुर के अंदर महसूर होना चाहे तो इनकी उस कोशिश को नाकाम बना दिया जाए और उनके पीछे ही पीछे शहर में दाखिल होकर अपनी कामयाबी और अपनी फौजमंदी को यकीनी बनाया जाए। निजामुल मुल्क और उसके सालारों ने सफदर अली के लश्कर को मुकम्मल तौर पर अपने सामने जेर करने के लिए वही तरीका इस्तेमाल किया जो उन्होंने खानदेश में किया था। निजामुल मुल्क ने जब देखा कि सफदर अली के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसके लश्कर में एक तरह की अफरा तफरी, बदनज़मी और खलबली मची हुई है, तब उसने न सिर्फ अपने हमलों में तेजी पैदा कर दी बल्कि एक तरह से सफदर अली के लश्कर का घेराव शुरू कर दिया था। सामने की तरफ से वो खुद शहाबुद्दीन और मीर मन्नू के साथ रहा, दाएं जानिब से हैदर बेग और नया सालार सफदर अली के पहलू पर टूट पड़े थे, जबकि बाएं हाथ से कावर्द खान ने सफदर अली के लश्कर के दूसरे पहलू पर जरबे लगाना शुरू कर दी थी। सफदर अली के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसके लश्करी पहले ही भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। अब जो 3 तरफ से उन पर जानलेवा हमले शुरू हुए तो शिकस्त उठाकर वो भाग खड़े हुए, लेकिन उनका भागना उनके लिए कोई ज्यादा सूदमंद साबित न हुआ, इसलिए कि मैदान जंग से फरार इख्तियार करते हुए वो बुरहानपुर शहर में दाखिल होना शुरू हो गए थे जो उनकी पुश्त पर था, जबकि उनके पीछे पीछे निजामुल मुल्क भी अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो गया था। ताहम अपने पड़ाव की हिफाजत पर उसने जो चंद दस्ते मुकर्रर किए थे वो बाहर ही रहे। शहर के अंदर थोड़ी देर के लिए घमसान का रन पड़ा था। इस दौरान निजामुल मुल्क और उसके सालारों ने सफदर अली के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया। बाकी शहर के दूसरे दरवाजों से अपनी जानें बचाकर भाग निकले। बुरहानपुर में क्योंकि बादशाह गरों की मां ने भी कयाम किया हुआ था, जिस वक्त निजामुल मुल्क बुरहानपुर की तरफ बढ़ रहा था उस वक्त उस खातून ने बड़े जोशो जज्बे के साथ अपने लश्करियों के हौसले बढ़ाए थे और उन्हें निजामुल मुल्क के खिलाफ कामयाबी और कामरानी की उम्मीदें भी दिलाई थी।
लेकिन जब फातेह की हैसियत से निजामुल मुल्क बुरहानपुर में दाखिल हुआ और बादशाह गरों के लश्कर का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया, तब बादशाह गरों की मां ने एक कासिद निजामुल मुल्क की तरफ रवाना किया। यह कासिद उस वक्त निजामुल मुल्क की खिदमत में पेश हुआ जिस वक्त निजामुल मुल्क अपने जख्मियों की देखभाल कर रहा था। निजामुल मुल्क को बताया गया कि बादशाह गरों की मां ने बुरहानपुर में कयाम कर रखा है और उसने एक कासिद निजामुल मुल्क की तरफ भिजवाया है। तब निजामुल मुल्क ने उस कासिद से मिलने पर रजामंदी का इजहार किया। वो कासिद जब निजामुल मुल्क के सामने आया तो उसने निजामुल मुल्क को इंतहाई कीमती और नायाब किस्म के तहाइफ पेश किए। निजामुल मुल्क ने उन सारे तहाइफ को जो उसे पेश किए गए थे कुछ देर तक बड़े गौर से देखा। फिर बादशाह गरों की मां की तरफ से आने वाले कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, मुझे पता चला है कि तुम्हें मेरी तरफ हसन अली और हुसैन अली की मां ने भेजा है। पहले ये कहो कि जो तहाइफ तुमने पेश किए हैं ये किस मकसद के लिए हैं और बादशाह गरों की मां की तरफ से तुम मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो। जवाब में वो कासिद सहमे सहमे अंदाज में कहने लगा, मोहतरम कमरुद्दीन, ये तहाइफ हसन अली और हुसैन अली की वालिदा मोहतरमा ने आपके लिए भिजवाए हैं। तहाइफ के इवज वो ये उम्मीद रखती हैं कि आप उनकी और उनके अहले खाना और अजीज़ो अकारिब की जानो आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देंगे। लम्हा भर के लिए निजामुल मुल्क ने तंजिया से अंदाज में आने वाले कासिद की तरफ देखा, फिर एक बेजारी भरी निगाह तहाइफ पर डाली, फिर कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, अगर उस खातून को अपनी और अपने अहले खाना की आबरू और जान के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी तो उसे रिश्वत के तौर पर इस कदर कीमती और नायाब तहाइफ पेश करने की क्या जरूरत थी। बुरहानपुर इतना बड़ा शहर है, क्या बुरहानपुर का हर शहरी ऐसे ही तहाइफ पेश करके मुझसे अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का आरज़ूमंद होगा। ये तहाइफ वापस ले जाओ और उस खातून को वापस करते हुए कहना कि शहर के अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बादशाहगर भाइयों ने कत्ल खूनरेजी की वो होली खेली है जिसके लिए वो किसी तौर पर माफ करने के काबिल नहीं है। अपना रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को मौत की नींद सुला दिया जो इस मुल्क के लिए बड़े अहम और कारआमद थे। वापिस जाकर बादशाह गरों की मां से कहना, खातून, इन तहाइफ के बगैर ही तुम्हें, तुम्हारे अहले खाना, तुम्हारे लवाहिकीन और तुम्हारे अजीजों अकारिब की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कोई तुम लोगों की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा। उसके साथ ही हाथ के इशारे से निजामुल मुल्क ने एक सालार को अपने करीब बुलाया, उसके कान में सरगोशी की, जिसे सुनकर वो पीछे हट गया। निजामुल मुल्क फिर बादशाह गरों की मां के कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, वापस जाकर मेरी तरफ से खातून को कहना कि तुम लोगों को ऐसे काम करने की पुरानी आदत है। कभी तुम लोगों को भारी तहाइफ रिश्वत के तौर पर देकर उन्हें अपने सामने जेर कर लेते हो और जो ऐसे तहाइफ को कबूल करने से इनकार करके तुम्हारा मती और फरमा बरदार बनने की हामी नहीं भरता, तुम उसकी गर्दन काटने में लम्हों की भी ताखीर नहीं करते। लेकिन मैं तुम जैसे घिनौने और नापसंदीदा अफाल का मुर्तकिब नहीं हूंगा। यहां तक कहते कहते निजामुल मुल्क को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि वो सालार जिससे उसने सरगोशी की थी लौट आया और उसके हाथ में फलों से भरा हुआ एक टोकरा था। हाथ के इशारे से निजामुल मुल्क ने फलों से भरा हुआ वो टोकरा बादशाह गरों की मां के कासिद के सामने रखने के लिए कहा और उस सालार ने वो टोकरा वहां रख दिया। निजामुल मुल्क ने फिर उस कासिद को मुखातिब किया, बादशाह गरों की मां की तरफ से तुम जो तहाइफ लेकर आए हो वो भी वापस ले जाओ। फलों का ये टोकरा उठाओ और इसे मेरी तरफ से अमन और खैर सिगाली के तौर पर बादशाह गरों की मां को पेश करो। उसे कहना, हम लोग अमन और आश्ती के ख्वाहिशमंद हैं, कत्लो गारतगरी और शिकस्तो रेख्त के मुतमन्नी नहीं है। अब तुम जाओ, ये फल उठाओ और बादशाह गरों की मां से कहना वो और उसके लवाहिकीन और सब रिश्तेदार महफूज हैं। बादशाह गरों की मां का वो कासिद शर्मिंदा सा हो गया था। पहले उसने सारे तहाइफ समेटे, फिर फलों का टोकरा उठाकर वहां से चला गया था। मुअर्रिखीन तफसील के साथ इस बात की तस्दीक करते हैं कि बादशाह गरों की मां ने रिश्वत के तौर पर निजामुल मुल्क की खिदमत में बहुत से तहाइफ पेश किए थे ताकि उसे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मिले। साथ ही मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि निजामुल मुल्क ने न सिर्फ तहाइफ वापस कर दिए बल्कि बादशाह गरों की मां की तरफ फल भी रवाना किए। बादशाह गरों की मां का कासिद जब चला गया तब शहाबुद्दीन निजामुल मुल्क के करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं सफदर अली को यहां मंगवाऊं, इसलिए कि जिन लश्करियों के हवाले मैंने उसे किया था वो उसे लेकर शहर में दाखिल हो चुके हैं। साथ ही पड़ाव के मुहाफिज भी पड़ाव की हर चीज को समेटते हुए शहर में दाखिल हो चुके हैं। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब मोहब्बत और शफकत भरे अंदाज में निजामुल मुल्क कहने लगा, बेटे, उसे यही हम सब के सामने बुलाओ, गुफ्तगू भी तुम ही उससे करो
मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। निजामुल मुल्क के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन खुश हो गया था। अपने कुछ साथियों को उसने सफदर अली को लाने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद सफदर अली को वहां लाया गया। उस वक्त वहां निजामुल मुल्क के साथ उसका बेटा मीर मन्नू, शहाबुद्दीन, कावर्द खान, दोनों का मामू हैदर बेग और कुछ दीगर सालार खड़े हुए थे। सफदर अली को जब उसके सामने लाकर पेश किया गया तो सफदर अली की हालत अजीब थी। गर्दन उसकी झुकी हुई थी, किसी की तरफ भी देख ना रहा था, न किसी से निगाहें मिलाने की जुर्रत और जसारत कर रहा था। उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। जो सालार उसे लेकर आए थे, शहाबुद्दीन ने उन्हें मुखातिब किया, इसके हाथ खोल दो। एक लश्करी हरकत में आया। सफदर अली के हाथ उसने खोल दिए थे। फिर सफदर अली गर्दन झुकाए झुकाए अपने हाथों को सहलाता रहा, यहां तक कि शहाबुद्दीन ने उसे मुखातिब किया, सफदर अली, जिस वक्त तुम घिनौने फेल किया करते थे, कत्लो गरतगरी के इरादे से अहकाम जारी किया करते थे, क्या उस वक्त भी तुम अपनी गर्दन को इसी तरह झुका कर रखते थे? अपनी गर्दन ऊपर करो और हम सब की तरफ देखो। ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी कड़ी सजा से गुजरोगे। सफदर अली सहम गया था। गर्दन सीधी करके सामने देखने लगा। शहाबुद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये मालवा के साबिक हाकिम कमरुद्दीन निजामुल मुल्क है। इनके दाएं जानिब इनका बेटा मीर मोइनुद्दीन और उसके साथ मेरा मामू हैदर बेग खड़ा है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। मेरे साथ मेरे बड़े अब्बा का बेटा कावर्द खान है। हम दोनों फैरोज मिर्जा और अली मर्दान के बेटे और हिंदुस्तान के वजीर अमीन खान के पोते हैं। सफदर अली, मैं तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूं। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब भी, अगर गलत जवाब दोगे तब भी बड़ी बुरी हालत से गुजरोगे। अगर मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे तो ठीक रहोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, जिस तरह मरखने ऊंट को मोटी रस्सी की नकेल डालकर उसे अपना मती और फर्मा बरदार बनाया जाता है, इसी तरह मैं भी तुम्हें मती और फर्मा बरदार बनाए जाने वाली ऐसी नकेल डालूंगा कि तुम चीख चिल्ला उठोगे। तुम माफी मांगोगे तो माफी नहीं मिलेगी। पहले ये बताओ, तुम्हारा और आलम अली का भाई और सुल्तान अली कहाँ है? ये मेरा पहला सवाल है, जवाब सोच समझ कर देना। सफदर अली ने अजीब सी मस्कनत से शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने ना मेरे पास कयाम किया हुआ है, ना आलम अली के पास बालापुर में। इसमें कोई शक नहीं कि वो यहाँ आए थे, लेकिन चंद माह कयाम करने के बाद वो वापस दिल्ली जा चुके हैं। जो कुछ मैंने कहा है, अगर ये गलत साबित हो तो मैं काबिल गर्दन जनी होऊंगा। हमारे भाई मुश्तबा खान के कातिल कौन थे और ये सारा खेल किसके ईमा पर खेला गया था? क्या इस खेल में वो 3 हिंदू भी मुलव्विस थे जिनके नाम लिए गए थे? सफदर अली ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, इस कत्ल के मुहर्रिक हसन अली और हुसैन अली थे। ये काम भी उन्होंने मंसूर अली और सुल्तान अली के जिम्मे लगाया था और उन्होंने उन 3 हिंदुओं को भारी रकम देकर मुश्तबा खान का खात्मा कराया था, इसलिए कि मुश्तबा खान की उन 3 हिंदुओं से रकाबत चल रही थी, जिसकी बिना पर इस काम में उन तीनों को मुलव्विस किया गया था। सफदर अली से यह जवाब सुनकर निजामुल मुल्क का बेटा मीर मन्नू ताव खा गया था। चंद कदम आगे बढ़ा और फिर उसका हाथ उठा और उल्टे हाथ का उसने एक ऐसा जोरदार तमाचा सफदर अली के मुंह पर दे मारा था कि सफदर अली बल खाता हुआ जमीन पर गिर गया था। मीर मन्नू ने उस मौके पर धाड़ती हुई आवाज में उसे मुखातिब करके कहा, तुम्हारा दमखम यह है कि एक तमाचा खाकर ही जमीन पर गिर गए हो, और इस दमखम के बलबूते पर तुम लोग क्यों ऐसे घिनौने अफाल के मुर्तकिब होते हो जो इंसानियत के लिए बाइसे तजलील बन जाते हैं। यहां तक कहने के बाद मीर मन्नू रुका, फिर शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे भाई, तुम इससे मजीद कुछ पूछना चाहते हो? शहाबुद्दीन ने नफी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, भाई, जो कुछ मैं जानना चाहता था वो मैं जान चुका हूं, अब मेरी तरफ से ये फारिग है। उस मौके पर मीर मन्नू ने हाथ के इशारे से कुछ लोगों को बुलाया, उन्हें कुछ समझाया, जिसके जवाब में वो सफदर अली को पकड़कर एक तरफ ले गए थे और उसकी गर्दन मार दी गई थी। निजामुल मुल्क ने अपने लश्कर के साथ चंद रोज तक बुरहानपुर में कयाम किया। वहां का नज्मो नस्क अपने तौर तरीके पर चलाना शुरू किया। वहां भी उसने अपनी तरफ से एक हाकिम मुकर्रर किया। उसके बाद उसने बड़ी तेजी के साथ बालापुर यानी बिरार के इलाके का रुख किया था, जहां बादशाहगरों का एक और रिश्तेदार आलम अली एक खासे बड़े लश्कर के साथ मुकीम था। बुरहानपुर और खानदेश की तरह आलम अली ने भी वही हिमाकत की। शहर से बाहर निकलकर उसने निजामुल मुल्क का मुकाबला किया। निजामुल मुल्क ने उसे भी बदतरीन शिकस्त दी। उस जंग के दौरान आलम अली मारा गया। उसके साथ जो उसका लश्कर था उसकी अक्सरियत को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह निजामुल मुल्क ने खानदेश, बुरहानपुर और बालापुर को फतह करके उन पर अपना कब्जा मजबूत करके एक तरह से दक्कन में अपनी अमलदारी को इस्तेहकाम बख्शना शुरू कर दिया था।
दूसरी तरफ बुरहानपुर में मुकीम बादशाहगरों की मां ने तेज रफ्तार कासिद दहली में अपने दोनों बेटों हसन अली और हुसैन अली की तरफ रवाना कर दिए ताकि उनको सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए जो निजामुल मुल्क की वजह से दक्कन में पेश आई थी।